हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीयूईटी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। और आज के हम इस वीडियो में जो सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। अब देखिए, अच्छा आगे बढ़ने से पहले सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको बाकी कोई भी अपडेट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर रेगुलरली हम अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं रिगार्डिंग कोई भी एग्जाम हो या सीयूईटी से ही वो रिगार्डिंग। ठीक है, एंड हमारे कोर्सेज भी चल रहे हैं तो उसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस कॉम्प्रिहेंसिव आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। अब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है ना, देखिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक बहुत ही ज्यादा एक वाइड सब्जेक्ट है, वाइड एंड वास्ट सब्जेक्ट है, जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस है, क्योंकि ये एज सच कुछ कोडिफाइड तो है नहीं। ठीक है, इसमें थ्योरीज बहुत ज्यादा है, थ्योरेटिकल पूरा है। ठीक है, एंड चूंकि कोडिफिकेशन नहीं है तो हमारे पास वो सेक्शन वाला रट्टा खत्म हो जाता है। इसमें आर्टिकल्स तो है इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें बाकी जो एक कोडिफाइड फॉर्म में एक जो बाकी जितने भी अपने जैसे आईपीसी सीआरपीसी वगैरह है ये उसमें नहीं है। यही चीज ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ है। अब चूंकि ये इसमें नहीं है तो ये थ्योरेटिकल वे में थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हमने कोशिश करी है कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स या बेस्ड ऑन द हमारी नॉलेज जितनी भी है, ठीक है, उस हिसाब से कि क्या एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक, तो वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब जब मैं इंटरनेशनल लॉ की बात करता हूँ ना, तो जो डेफिनेशंस है इंटरनेशनल लॉ की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जो डेफिनेशंस है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक, अब उसमें भी क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो वर्ड है इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, वो सबसे पहले यूज किसने किया। ठीक है, जो वर्ड है इंटरनेशनल लॉ वो उसको यूज करने वाला जो ज्यूरिस्ट था सबसे पहले वो कौन थे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो ये डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। फिर जब मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ तो डेफिनेशन में आपको सबसे पहले एक जो इंपॉर्टेंट और एक जो प्रोमिनेंट डेफिनेशन है वो है ओपेनहाइम की। ठीक है, ओपेनहाइम क्योंकि एक बहुत नोन ज्यूरिस्ट रहे हैं अपने टाइम के। ठीक है, तो उनके द्वारा जो दी गई जो उनके द्वारा इंटरनेशनल लॉ को जो डिफाइन किया गया है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर जब आप ओपेनहाइम की जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे ना उसके साथ ही आपको मैं तो कहता हूं कि आप क्रिटिसिज्म भी इसका देखिएगा कि इनकी जो डेफिनेशन थी उसको किस बेसिस पर क्रिटिसाइज करा गया है। ठीक, ये पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये पूरा ना फिर एक ये बेस बना देता है हमारा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओपेनहाइम की जब आप डेफिनेशन देखेंगे, क्रिटिसिज्म देखेंगे, फिर आपको इनकी एक बुक थी आपको उसके बारे में भी आपको पढ़ना है थोड़ा सा। ठीक है, उस बुक का क्या नाम था या उसमें इंटरनेशनल लॉ को क्या डिफरेंटली उसमें डिफाइन करा गया था या कैसा था, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक, फिर अगर हम बाकी डेफिनेशन की बात करें, देखिए ओपेनहाइम तो एक मोस्ट प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट हो गए। ठीक है, तो इस बार हमें इनकी डेफिनेशन याद रखनी है। अब दूसरी जो क्लासिक जो डेफिनेशन है ना, इसमें आपको मेनली दो लोगों की आपको याद रखनी है डेफिनेशन। एक है कॉबेट की, ठीक है, एंड दूसरे हैं ब्रायरली। ठीक है, इन दोनों की आपको जो डेफिनेशन है, इन दोनों ने जो डेफिनेशन वो दी थी वो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, अब फिर जब मैं मॉडर्न डेफिनेशन की बात करूं, देखिए अब ये डेफिनेशंस कैसे कैसे मैं कह रहा हूं कि अदर क्लासिक डेफिनेशंस या मॉडर्न डेफिनेशंस, मॉडर्न जो है जो मॉडर्न डेफिनेशंस है वो टाइम पीरियड में टाइम लाइन में बाद में आई है और क्लासिक वाली जो है वो पहले आई है। ठीक है, बस इसीलिए उसको क्लासिक और इसको मॉडर्न कहा गया है कि मॉडर्न डेफिनेशन में आपको सिर्फ एक ही की डेफिनेशन आपको एज इट इज याद रखनी है, एज सच आपको उसको याद रखना है। दैट इज डेफिनेशन गिवन बाय स्टार्क। स्टार्क ने क्या डिफाइन किया था, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ को, ठीक है, वो आपको पढ़ के जाना है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आ जाइए, फिर हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ का एक्चुअल में नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो जब मैं नेचर की बात करता हूँ ना इंटरनेशनल लॉ की, तो आपको अपनी बुक्स में ना एक लाइन एक लिखी मिलेगी कि इज इंटरनेशनल लॉ अ ट्रू लॉ और नॉट। ठीक है, ये नेचर में ही है, ये आपको एक लाइन लिखी मिलेगी कि ये ट्रू लॉ है या नहीं है। अब इस पे ये ट्रू लॉ है या नहीं है, इस पे ऑस्टिन ने कुछ लिखा है। ठीक है, इसमें ऑस्टिन ने क्या लिखा है,
है ना, कि ऑस्टिन के हिसाब से वेदर इट इज अ ट्रू लॉ और नॉट, तो उसकी ऑस्टिन ने ना वो कहा था कि लॉ इज अ कमांड ऑफ अ सोवरेन। ठीक है, तो वो इसमें थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक, या क्योंकि ये चीज आपको इसलिए देखनी है, ठीक, क्योंकि डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु सेड दिस दैट इंटरनेशनल लॉ कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ लॉ प्रॉपर या एज अ प्रॉपर लॉ इन ट्रू सेंस। ठीक है, तो ये ऑस्टिन ने कहा था, तो इस चीज को भी याद रखिए, आपको याद रखना है। ठीक है, कि किसने कहा था कि इंटरनेशनल लॉ कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ प्रॉपर लॉ या लॉ इज प्रॉपर इन ट्रू सेंस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तो ये थोड़ा सा देख के चलिएगा। ठीक, फिर इनका इसका आपको क्रिटिसिज्म पढ़ने की एज सच आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, फिर जो ये ऑस्टिन का व्यू है ना, बेसिकली जो ऑस्टिन का व्यू है, तो ऑस्टिन का पूरा व्यू बेस्ड ऑन मोरालिटी या ट्रू लॉ, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक, फिर क्रिटिसिज्म, अगर आप पे टाइम बचे ऑस्टिन का स्पेसिफिकली पढ़ने के लिए, तो आप ऑस्टिन का जो भी क्रिटिसाइज ऑस्टिन की इस थ्योरी को जिन भी लोगों ने करा वो आप पढ़ सकते हैं, बट इसको मैं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा। ठीक है, क्रिटिसिज्म को नहीं, बट ऑस्टिन के व्यूज को और इस इंटरनेशनल लॉ और ट्रू लॉ, ये इन दोनों चीजों को आपको देख के जाना है। ठीक, फिर हम बात करते हैं जो भी थ्योरीज हैं इंटरनेशनल लॉ की उसको। ठीक है, तो अब थ्योरीज की अगर मैं बात करूँ ना, तो इंटरनेशनल लॉ के रेस्पेक्ट में तीन थ्योरीज हैं जो सबसे ज्यादा, एक जो मतलब वो जिसको कि हम कहते हैं ना कि वो प्रचलन में रहती है। ठीक है, तो उसमें से एक है नेचुरलिस्ट थ्योरी है, एक नेचुरलिस्ट थ्योरी है, दूसरी पॉजिटिविस्ट थ्योरी है। ठीक है, एंड तीसरी है एक्लेक्टिक थ्योरी। एक्लेक्टिक थ्योरी है। ठीक है, ये तीन थ्योरीज हैं जो कि आपको देखनी है। ठीक है, नेचुरलिस्ट थ्योरी का मैं आपको बता देता हूं कि ये पोफेंड्रॉफ ने दी थी। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कितनी तरह की थ्योरीज हैं एज अ बेसिस, जो फॉर्म करती है द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, फिर देखिए, हाँ, कि ऊपर तो हमने क्या देखा, इस इंटरनेशनल लॉ और ट्रू लॉ। फिर आपको देखने को मिलेगा अपनी बुक्स में दैट वेदर इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ और नॉट। ठीक है, अब वीक लॉ में ना यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ और नॉट, इसमें आपको यहाँ पे स्टार्क ने जो कुछ भी इस पॉइंट पर कहा है, ठीक है, या स्टार्क के जो भी व्यूज है, ठीक है, कि इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ। ठीक, इंटरनेशनल लॉ को स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं कहा था स्टार्क ने, यहाँ पे बेसिकली स्टार्क ने कहा था कि जो इंटरनेशनल लॉ है ना, इट इज अ वीक लॉ। ठीक, तो माइट बी पॉसिबल डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाए आपसे कि हु सेड दिस दैट इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ, तो याद रखना आपको कि ये स्टार्क ने बोला है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब इंटरनेशनल लॉ को इम्प्रूव करने के लिए भी ना बहुत सारे जूरिस्ट ने बहुत सारी कुछ मतलब अपने अपने सजेशंस दिए थे बेसिकली। ठीक है, एंड यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में भी बहुत बार रिजोल्यूशंस आए थे टू प्रमोट द इंटरनेशनल लॉ। ठीक, तो वो आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट अगेन नहीं होगा। ठीक, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए सैंक्शंस इन इंटरनेशनल लॉ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैंक्शन में भी ना आपको मेजरली दो तरह के सैंक्शंस मिलते हैं। सैंक्शंस में आपको मेजरली दो तरह के आपको सैंक्शंस मिलते हैं। एक है सैंक्शंस बाय स्टेट, एक है सैंक्शंस बाय स्टेट, एंड दूसरा है कलेक्टिव सैंक्शंस। दूसरा है आपका कलेक्टिव सैंक्शंस। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपको देखना पड़ेगा कि सैंक्शन बाय स्टेट क्या है, ये कलेक्टिव सैंक्शंस क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आप देख के जाइएगा। और कलेक्टिव सैंक्शंस में भी ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे सैंक्शंस इंपोज कर सकती हैं। कलेक्टिव सैंक्शंस में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर मैं बात करूं ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कैसे सैंक्शन इंपोज कर सकती हैं, तो ये आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं फिर, वेदर इंटरनेशनल लॉ इज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस और नॉट। अब ये किसने कहा था, ये आपको देखना पड़ेगा। इसके रेस्पेक्ट में क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं, क्या क्या कहा गया है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ऐसे ऐसे जितने भी जो ये लाइंस है ना, जो इनको मैं वन लाइन में कहता हूँ, तो जो ये लाइंस है ना, जो ये वन लाइन में से ना, ये बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है पूछे जाने की। ठीक, तो वेदर इंटरनेशनल लॉ इज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस और नॉट, तो ये अब इसमें आपको ये देखना है कि ये कहा किसने, तो ये कहा है हॉलैंड ने। ठीक, अब आपको इन सब ज्यूरिस्ट के नाम बेसिकली याद रखने हैं कि भाई किसने कहा, कब कहा, या कैसे कहा, या अपनी किस किताब में कहा, तो ये सब आपको मतलब याद रखने वाली वो चीजें हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा ना एक कोर्स चल रहा है 2199 का संभव लॉ में, ठीक है, जो कि पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स है फॉर योर सीयूईटी एलएलएम एग्जाम। अब इसमें क्या किया है ना हमने, पूरा का पूरा जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो हमने पूरा पढ़ाया हुआ है, और बहुत एक्सटेंसिवली पढ़ाया हुआ है, हर टॉपिक को कवर करते हुए हम चले हैं। ठीक है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं 2199 के में। ठीक है, इसमें आपको पूरा कंप्लीट कवरेज मिलेगा सिलेबस का, एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशंस, एंड फिर फ्लेक्सिबल एक्सेस तो है ही। ठीक है, तो जिसको भी अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन अच्छी करनी है बिल्कुल एकदम से, वो इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक, तो थोड़ा सा क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस भी आपका थोड़ा सा और ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाइए, फिर देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, कि भाई क्या क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। अब ये जैसे टॉपिक है ना, जो कि बहुत वाइडली डिस्कस हुआ है, बहुत वास्टली ये डिस्कस हुआ है। ठीक, तो अब ये एज इट इज एज अ एमसीक्यू फॉर्म में तो बहुत मुश्किल है एग्जाम में पूछ लिया जाना। ठीक है, लेकिन फिर आपका एक जो कॉन्सेप्ट है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ठीक करने के लिए, एक उसमें क्लैरिटी लाने के लिए, ये थोड़ा सा कंसेप्ट इसका पढ़ जाइएगा, देख जाइएगा थोड़ा सा। ठीक है, फिर देखिए, फिर आपको एक और जो एक इम्पोर्टेंट चीज है जो जो देखने वाली है, दैट इज द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसमें कैसे है, तो इसमें तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वेदर जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेदर दे आर सब्जेक्टेड टू इंटरनेशनल लॉ और नॉट। ठीक ठीक है, कि इंटरनेशनल लॉ में उनका एक क्या प्लेस है, उनका उनकी एक क्या जगह है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ना है। देन फिर देखिए, प्लेस ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंटरनेशनल लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ में ना इंडिविजुअल्स की क्या मतलब प्लेस है, कि इंडिविजुअल्स की क्या राइट्स है, इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या ड्यूटीज इंपोज करी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पढ़ना है राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फिर आपको पढ़ना है द ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, कि किसके ऊपर क्या ड्यूटी इंपोज करी गई है, मतलब बीइंग एन इंडिविजुअल, अगर मैं हूं जैसे या आप है, तो आपके ऊपर बीइंग एन इंडिविजुअल इंटरनेशनल लॉ क्या ड्यूटी प्लेस करता है, कि आपको क्या अधिकार देता है, ये आपको देखना है। और ये ये जो पूरा टॉपिक है, ये किस हेडिंग के अंदर आता है, तो ये आता है प्लेस ऑफ इंडिविजुअल्स इन द इंटरनेशनल लॉ। ठीक, अब इसमें आपको दो लोगों की बल्कि इसमें आपको तीन लोगों की जो थ्योरीज थी, वो आपको थोड़ा सा इसमें देखना है। सबसे पहला है वेस्टलेक, दूसरा है केल्सन, एंड तीसरा है स्टार्क। इन तीन लोगों ने इसके रेस्पेक्ट में क्या क्या कहा है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इनकी क्या ओपिनियन थी, ये आपको देखनी है। ठीक, देन फिर आ जाइए वॉर क्रिमिनल्स पे। ठीक, तो जो स्टेटस है वॉर क्रिमिनल्स का, उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, कि वॉर क्रिमिनल्स कौन होते हैं, क्या होता है, स्टेटस ऑफ वॉर क्रिमिनल्स। ठीक, स्टेटस क्या है वॉर क्रिमिनल्स का, ये थोड़ा सा आपको देख के जाना ही जाना है। क्योंकि वॉर क्रिमिनल्स क्या है ना, अब जिस तरह का आज का एक जो सिनेरियो जो चल रहा है, जैसे कि हम बात करें कि गाजा एंड इसराइल में वॉर चल रहा है, ठीक है, रशिया एंड यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो इसमें जो कंसेप्ट एक जो निकल के आ रहा है ना, वो वॉर क्रिमिनल्स का कंसेप्ट निकल के आ रहा है। तो वॉर क्रिमिनल्स की क्या ड्यूटीज हैं, ठीक है, उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या राइट्स हैं। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेगा, एंड किसी व्यक्ति को वॉर क्रिमिनल कब एक्चुअल में बनाया जाता है, या उसको कब माना जाता है कि साहब अब ये आदमी जो है ये वॉर क्रिमिनल हो गया। ठीक है, देन फिर आ जाइए, फिर जब हम सोर्सेज की बात करते हैं ना ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ में सबसे एक जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देख के जाना है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, कि आर्टिकल 38 में एग्जैक्टली लिखा क्या है,
ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, फिर मैं बात करूं अगर इंटरनेशनल कस्टम्स की, ठीक, तो इंटरनेशनल कस्टम्स में ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। अब इंटरनेशनल कस्टम में भी आपको ये देखना है कि भाई यूजेज क्या है एंड कस्टम्स क्या है, इन दोनों में से किसका लॉन्ग टर्म यूज या लॉन्ग टर्म एप्लीकेबिलिटी कन्वर्ट हो जाती है दूसरे में। ठीक है, ये आपको देख के रखना है इसमें। ठीक, प्लस फिर इसके बाद जो ये डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कस्टम है, ठीक है, तो ये कैसे होता है। ठीक, तो ये देखना है थोड़ा सा आपको। इसमें भी एक वेस्टलेक की एक डेफिनेशन है, वेस्टलेक ने डिफाइन करा है कस्टम को, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो थोड़ा सा देख के रखिएगा। ठीक है, इसमें वेस्टलेक की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी है। ठीक, अब आ जाइए, अब एक मैक्सिम है ओपिनियो जूरिस एट नेसेसिटेटिस। ठीक, ये क्या है, आर्टिकल 38 ऑफ द आईसीजे के अकॉर्डिंग ये क्या, ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे के अकॉर्डिंग ये क्या है, इसको करिएगा रीड विथ आर्टिकल 38। ठीक है, इसको उसके साथ पढ़ना है आपको। ठीक है, देन फिर आ जाइए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ कस्टम। अब कस्टम्स के, अच्छा, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कस्टम पढ़ने से पहले ना इसमें दो तीन केस आते हैं, वो दो तीन आप केस देख लीजिएगा। एक तो आता है आपका नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस आता है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड एक और जो एक केस जो एक इम्पॉर्टेंट था वो भी आप एक देख लीजिएगा, एक है लॉलेस केस है। ठीक है, जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का केस है, ये दोनों केसेस हैं, तो ये दोनों केसेस आप पढ़ लीजिएगा यहीं पर। ठीक, देन फिर आइए फिर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कस्टम में। अब एक कस्टम की क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, ठीक, तो वो भी आपको आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि साहब जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक, अब ये क्या है एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ कस्टम में ना, ये वो ऐसे ही पूछ लेंगे कि एज पर आर्टिकल 38 या एज पर आर्टिकल 39 या एज पर आर्टिकल 40 या एज पर आर्टिकल 41, बाकी आपको सब चीजें सेम दे देंगे। ठीक है, तो याद रखना है ये एज पर आर्टिकल सब 38 है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स तो जो है दो बताए मैंने अभी आपको, एक है लॉन्ग ड्यूरेशन एंड दूसरा है यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, देन फिर इसमें अब एक और एक केस आता है, एक इसमें अजाइलम केस है, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, देन फिर देखिए आगे आगे चलते हैं। देन फिर जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है, इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में आपको पढ़ना है, जो भी मेन जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज जो हुई है ना, ठीक है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा देख के जाना है। ठीक, इंटरनेशनल ट्रीटीज में भी कुछ लॉ मेकिंग ट्रीटीज होंगी, कुछ ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है। ठीक, अब ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स की भी जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो फिर उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है पैक्टा सन्ट सर्विंडा। ठीक है, जो कि बेसिस होता है ऑफ द बाइंडिंग फोर्स ऑफ द ट्रीटीज। पैक्टा सन्ट सर्विंडा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आपको देखना है, एंड इसका जो एक मीनिंग है, ठीक है, इसका एक जो मीनिंग है ना, ये मीनिंग आपको देख के रखना है। ठीक, फिर इसमें दो केसेस और आ जाते हैं, एक एसएस लोटस केस है एंड एक राइट ऑफ पैसेज केस है। ये दोनों केसेस भी आपको देख के चलने हैं, ये दोनों केसेस पढ़ लीजिएगा क्या था इन दोनों केसेस में। ठीक है, इनकी फाइंडिंग पता कर लीजिएगा कि क्या क्या इनकी फाइंडिंग थी। ठीक, देन अकॉर्डिंगली फिर देखिएगा आप लोग। ठीक है, देन फिर आ जाता है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज। ये इंपॉर्टेंट है, ये 1969 का था, ये 1969 का था। ठीक है, ये लानवा कन्वेंशन है इन द स्फीयर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये थोड़ा सा आपको इसका ना, आप इसका एक ओवरव्यू दिख जाइएगा, इसका आप लोग एक ओवरव्यू जो है ना, एक आप लोग इसका एक वो देख जाइएगा। ठीक है, देन फॉर्मेशन एंड कंक्लूजन ऑफ ट्रीटीज कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा देख के जाना है कि नेगोशिएशन अडॉप्शन कैसे होता है, एक्रेडिटेशन कैसे होता है लोगों का। ठीक है, एक्सेशन कैसे होता है, राटिफिकेशन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो ये थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा। जैसे अभी आ गया ना कि राटिफिकेशन ऑफ अ ट्रीटी, तो बेसिकली ट्रीटी का राटिफिकेशन होता कैसे है, ये थोड़ा सा देखिएगा। ठीक, वैसे वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 21B जो है ना, ये राटिफिकेशन को ले डाउन करता है कि व्हाट इज बेसिकली राटिफिकेशन। तो ये वियना कन्वेंशन का ना आर्टिकल 21B है ये। ठीक है, ये ले डाउन करता है कि भाई क्या कैसे है। ठीक है, राटिफिकेशन मतलब राटिफिकेशन के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, देन फिर एक और जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट कोजेंस,
ठीक है, ये आपको देख के चलना है, ये आपको पढ़ना है बेसिकली। ठीक, रीबक सिक्स कांटेबस क्या होता है ये आपको देखना है। ठीक, देन इनवैलिडिटी ऑफ अ ट्रीटी, कि कैसे ट्रीटी इनवैलिडेट होगी, ठीक है, या कैसे कोई भी ट्रीटी इनवैलिडेट हो सकती है, ये आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो मैं जस्ट कोजेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो जस्ट कोजेंस में एक रूसो की अप्रोच है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेगा कि साहब एक्चुअल में एग्जैक्टली जो रूसो थे, जो ज्यूरिस्ट थे, उनकी क्या अप्रोच थी रिगार्डिंग दिस। ठीक है, जो मैगजीन है रीबक सिक्स कांटिबस की, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैगजीन है ये वाली। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको फिर मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और अगर अब हमें आता होगा तो देन वेल एंड गुड है, नहीं आता होगा तो फिर हमें नुकसान होता है फिर। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। इनवैलिडिटी, अगर जो मैं ट्रीटी की जो बात कर रहा हूँ ना मैं, तो इनवैलिडिटी ऑफ ट्रीटी के वैसे जो भी मतलब टाइप्स है, या जिस भी तरह से एक ट्रीटी जो है इनवैलिडेट हो सकती है, ठीक है, तो वो 6 या 7 लिखे गए टोटल। इनवैलिडिटी ऑफ जो ट्रीटी है ना, वो 6 या 7 तरीके से हो सकती है ट्रीटी इनवैलिड। ठीक है, अब उसमें से क्या, एक लैक ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी है, एरर इन द ट्रीटी है, फ्रॉड है, करप्शन है, कोर्जन बाय स्टेट है। इसमें अब दो तरह के हैं, एक कोर्जन बाय स्टेट है, एक कोर्जन बाय रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, फिर एक जिस का कंसेप्ट है। ठीक, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये 6 7 तो इंपॉर्टेंट थे, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। देन ये तो हो गया इनवैलिडिटी ऑफ ट्रीटीज। ठीक, फिर इसी के बाद फिर जो टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज है ना, टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज के भी टोटल 8 या 9 टोटल क्लॉजेज हैं, जो ये वो टोटल 8 या 9 वो है, मतलब टाइप्स कह लीजिए, या वेज टू टर्मिनेट अ ट्रीटी कह लीजिए, वो 8 या 9 है। ठीक है, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए, विड्रॉल होना चाहिए पार्टी की तरफ से, मटेरियल ब्रीच होना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना, आउटब्रेक ऑफ वॉर होना चाहिए, जस्ट कोजेंस होना चाहिए, या रीपक सिक्स कांटेबस होना चाहिए, तो ये सब। ठीक है, फिर एक जो नॉन कंप्लायंस ऑफ डोमेस्टिक लॉ बाय द स्टेट है। ठीक, तो ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है, इसमें मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, जो आपका आर्टिकल 27 है ना, जो आपका आर्टिकल 27 ऑफ द वियना कन्वेंशन है, ऑफ द वियना कन्वेंशन को मैंने यहाँ पे वीसी कर दिया है। ये प्रोविजन के लिए प्रोवाइड करता है दैट स्टेट मे नॉट इन्वोक द प्रोविजन ऑफ इट्स इंटरनल लॉ एज जस्टिफिकेशन फॉर इट्स फेलियर टू परफॉर्म अ ट्रीटी। मतलब स्टेट ये नहीं कह सकता कि साहब हम कोई ट्रीटी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो नेशनल लॉ है, ठीक है, जो हमारा जो म्यूनिसिपल लॉ है, वो हमें इसको करने की आजादी नहीं देता। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कभी डायरेक्टली भी ऐसी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 27 ऑफ द वियना कन्वेंशन है, इसको याद रखिएगा आप लोग। कस्टम्स एंड ट्रीटीज का इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, तो कस्टम्स एंड ट्रीटीज का है, वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ज्यादा कुछ खास नहीं है ये। ठीक है, देन फिर आइए रेजोल्यूशंस ऑफ द जनरल असेंबली। अब रेजोल्यूशंस ऑफ द जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन बेसिकली पास कैसे करा जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, कि कैसे क्या रेजोल्यूशन, मतलब कौन ला सकता है, या क्या कोई इंडिविजुअल ला सकता है या नहीं ला सकता। ठीक है, एंड इसमें इससे रिलेटेड 2 केस लॉज हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। एक एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस है, एंड एक साउथ वेस्ट अफ्रीका वोटिंग प्रोसीजर केस है। ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों इसी से रिलेटेड है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर एक और बड़ा एक कंसेप्ट हमारे पास जो आता है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनेशनल लॉ एंड द म्युनिसिपल लॉज। अब इसमें भी सबसे लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, दैट इज द थ्योरीज ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप की जो थ्योरीज है ना, वो डायरेक्टली भी पूछी जाती है या नाम से भी पूछ ली जाए उनकी, है ना, या तो ये बताइए कि साहब ये थ्योरी कौन सी है, वो थ्योरी कौन सी है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज मोनिस्टिक थ्योरी, दूसरी है ड्यूलिस्ट थ्योरी। ठीक है, और फिर एक और तरह की जो थ्योरी है, दैट इज थ्योरीज हैविंग बोथ मोनिस्टिक एंड ड्यूलिस्टिक पर्सपेक्टिव, जो कि मतलब काइंड ऑफ जो कि बीच की थ्योरी है, ना ना ही पूरी तरीके से मोनिस्टिक है, ना ही पूरी तरीके से ड्यूलिस्टिक है। ठीक है, तो ये थ्योरीज की जो भी मतलब जो भी थ्योरी है, जो भी थ्योरी पार्ट है, वो आपको पढ़ के जाना है एग्जाम देने। ठीक, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, एंड मैं नहीं चाहता कि ऐसी वो चीजों से अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आपका कहीं भी क्वेश्चन वो गलत हो। ठीक है, देन फिर आ जाइए जो रिकॉग्निशन वाला पार्ट है, रिकॉग्निशन वाला पार्ट देख लीजिए आप। रिकॉग्निशन में भी सबसे पहले हमें देखना है कि भाई रिकॉग्निशन का एग्जैक्टली मतलब क्या है।
किसकी बात कर रहे हैं, किसको रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहे हैं एज अ स्टेट, किसको नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप लोग को याद हो, जब अफगानिस्तान से जब यूएस आर्मी जब छोड़ के गई थी एंड जब तालिबान का जब कब्जा हो गया था अफगानिस्तान पे, तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे इंक्लूडिंग यूएस या इंक्लूडिंग यूके था, है ना, कि उसने अफगानिस्तान को ना फर्दर उसने कंट्री रिकॉग्नाइज करने से ही उसने मना कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि सब अब हम रिकॉग्नाइज नहीं करते अफगानिस्तान को एज अ कंट्री, ना अफगानिस्तान इज नॉट ए कंट्री एज पर आर पॉलिसीज। ठीक है, तो भाई ये भी बहुत एक मेजर एक कंसेप्ट हो जाता है। ठीक, फिर कुछ थ्योरीज भी है रिकॉग्निशन की, है ना। एक उसमें से एक है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है, दूसरा भी डिक्लेरेटरी थ्योरी है। देखिए थ्योरीज की अगर मैं बात करूं तो एक कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है, एक कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है। ठीक है, दूसरी क्या है, दूसरी डिक्लेरेटरी या एविडेंशियरी थ्योरी है, डिक्लेरेटरी या एविडेंशियरी थ्योरी है। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरीज जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई है कॉन्स्टिट्यूटिव, डिक्लेरेटरी या एविडेंशियरी थ्योरी, है ना, इसको मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है। ये दो थ्योरीज हैं। ठीक है, इन दो थ्योरीज में क्या है, कैसे है, ये आपको पढ़ना है। प्लस इसमें ना डिक्लेरेटरी थ्योरी में यहाँ पे आपको ब्रायरली का बहुत काम दिखेगा। ब्रायरली ने जो भी काम किया ना वो आपको यहाँ पे बहुत दिखेगा, तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा कि सब ब्रायरली के रेस्पेक्ट में क्या है, वो बेसिकली डिक्लेरेटरी या एविडेंशियरी थ्योरीज। ठीक है, देन फिर हमारा एक सीयूईटी एलएम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, पूरे 40 मॉक्स हैं उसमें। ठीक है, तो आप लोग अगर सिर्फ मॉक टेस्ट ही देना चाहते हैं तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज फॉर 1299, है ना। अब इसमें लास्ट ईयर के आपको पेपर्स मिल जाएंगे, एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको टोटल 40 क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे मॉक के। ठीक है, प्लस फिर डिटेल्ड इसमें इसमें सोल्यूशन है, फ्लेक्सिबल एक्सेस आपको दी गई है। ठीक है, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूटिव एंड डिक्लेरेटरी थ्योरीज के बाद जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्राडिशन। ठीक है, अब एक्सट्राडिशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें आपको दो तीन चीजें थोड़ा सा खुद से ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेंगी। दैट इज कि अभी अगर रिसेंट में अभी अगर कोई एक्सट्राडिशन हुआ हो, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। एंड एक आध जो बहुत ज्यादा लैंडमार्क एक्सट्राडिशन जो भी हुए हैं, ठीक है, वो आपको थोड़े से देखने पड़ेंगे। ठीक, एक हमारे यहाँ एक पुर्तगाल से एक हम लाए थे एक्स्ट्राडाइट करके। ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि हम किसको लाए थे, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ठीक है, ये पूरा आपको देखना पड़ेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक आध एक्स्ट्राडिशन जो रिसेंट में हुए हैं, प्लस एक आध जो लैंडमार्क एक्स्ट्राडिशन हुए हैं, ये आपको देखने पड़ेंगे। ठीक, फिर आ जाइए जो कॉन्सेप्ट है अजाइलम का एंड नेशनलिटी का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अजाइलम में भी इन द रिसेंट पास्ट हमने किसी को अगर अजाइलम दिया हो तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, एक तो पहली बात कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, प्लस इन द रिसेंट पास अगर हमने हम किसी को अजाइलम दिया हो तो वो देख लीजिएगा, प्लस एक का जो भी लैंडमार्क अजाइलम्स है, ठीक है, वो देख लीजिएगा आप। तो ये दो चीजें हैं जो आपको देखनी है। प्लस फिर जो एजेंट्स एंड इंटरनेशनल बिजनेसेस जो माने जाते हैं, ठीक है, जो भी एजेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि भाई कौन कौन होता है, कौन नहीं होता, मतलब कौन सा एजेंट क्या करता है, क्या नहीं करता, तो थोड़ा सा ये आपको देखना है। फिर जो काउंसिल्स होते हैं या अदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये आपको थोड़ा सा देखना है। देन फिर हम बात करते हैं अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। आप लोग के पास जो भी बुक होगी या जो भी स्टडी मटेरियल होगा ना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। अब इसमें आपको सबसे पहले देखना है द यूनाइटेड नेशंस के बारे में। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस क्या है, ठीक है, क्या फंक्शंस हैं, कितनी क्या मेंबरशिप होती है, ठीक है, कैसे यूनाइटेड नेशन से आप किसी भी मेंबरशिप को सस्पेंड कर सकते हैं, एक्सपेंशन उसका कर सकते हैं। ठीक, फिर जो और देखना है हमको वो है द ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं यूएनओ के, जनरल असेंबली क्या करती है, सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का क्या काम है, ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या करती है, सेक्रेटेरिएट क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आईसीजे। ठीक है, ये सब आपको देखना है। प्लस जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीजे जो है, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक, फिर आईसीजे की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो हाउ मेनी जजेस आते हैं, थोड़ा सा आपको ये देखना है। ठीक है, अब जजेस के बाद जो भी इंडियन जजेस रहे हैं,
आईसीजे के अंदर, उनका आपको फर्स्ट एंड लास्ट उनका आपको देखना है कि ये कौन कौन है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स, तो ये थोड़ा सा देख के चलना है। फिर जब हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करी है, फिर अब इसमें व्हाट इज कंटेंशियस जुरिसडिक्शन, ये थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा। एडवाइजरी ओपिनियन क्या है, आईसीजे एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा तो ठीक है, अदरवाइज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। देन सर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। आज इसके ना 4-5 लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 4-5 लैंडमार्क जजमेंट है, बिल्कुल लैंडमार्क्स है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन कौन से लैंडमार्क केसेस हैं इसमें, ठीक है। देन क्रिटिकल अप्रेजल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाइए, अब हमारे पास जो एक और जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है ना, दैट इज द टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ सीज, ठीक है। अब लॉ ऑफ सीज में आपको सबसे पहले देखना है कि भाई कौन सी यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी लॉ ऑफ सीज पे, ठीक है। यूएन कॉन्फ्रेंसेस कौन कौन सी थी ऑन द लॉ ऑफ सीज, फर्स्ट टू देखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जेनेवा कन्वेंशन पहली थी, ये मतलब आप ये देख लीजिएगा। फिर थर्ड कॉन्फ्रेंस कौन सी हुई, ठीक है, ये देखना है आपको। देन फिर जो ब्रेड्थ है ऑफ द टेरिटोरियल सी, ब्रेड्थ ऑफ टेरिटोरियल सी है, ये आपको देखना है कि कितनी क्या होती है टेरिटोरियल सी, ये आपको थोड़ा सा देखना है कितनी क्या होती है, ठीक है। फिर एक इसमें केस था एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस, ये आपको देखना है, ठीक। फिर जो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज है, ये आपको देखना है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देन फिर एक कॉन्टिग्यूअस जोन होता है, अच्छा फिर इसके बाद एक और वो केस हुआ था कॉर्फ्यू चैनल केस, एक कॉर्फ्यू चैनल केस हुआ था, एक ये आपको देखना है। फिर इसके बाद जब हम बात करते हैं तो कॉर्फ्यू चैनल केस के बाद एक और जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको पढ़नी है, दैट इज कॉन्टिग्यूअस जोन, ठीक है, एक आपको ये देखना है। देन कॉन्टिग्यूअस जोन के बाद, ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, थोड़ा सा ये आपको देख के चलना है। एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ना आपको जेनेवा कन्वेंशन का जिक्र मिलेगा, तो थोड़ा सा वो पड़ेगा कि भाई जेनेवा कन्वेंशन का कौन सा आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जिक्र आया है या जिक्र किया गया है, ठीक है। आर्टिकल वैसे 1 और 2 है ना, जेनेवा कन्वेंशन जो 1958 का हुआ था उसका, ठीक। फिर इसके बाद आउटर लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो देखिएगा कितनी क्या लिमिट है, ठीक। फिर आउटर लिमिट के बाद ना फिर एक डीलिमिटेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का बिटवीन 2 एंड मोर स्टेट्स, तो उसके बहुत सारे केसेस हुए थे, ठीक है। तो उसमें एक तो अभी हमने एक जिक्र एक करा था नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस का, एक वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा एक एंग्लो फ्रेंच कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर्बिट्रेशन हुआ था, एक वो इंपॉर्टेंट है, एक वो पढ़िएगा, ठीक है। फिर दूसरा, फिर वो जो जो तीसरा था वो लिबिया ट्यूनीशिया का हुआ था, ट्यूनीशिया का हुआ था, ये थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। फिर कनाडा वर्सेस यूएसए था, ये देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। फिर एक लिबिया माल्टा कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस था, ये भी थोड़ा सा पढ़िएगा, लिबिया माल्टा कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस हुआ था। ये 5 केसेस जो है ना, ये 5 केसेस इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने हैं, अच्छे केसेस हैं, तो ये पांचों केसेस एक बार पढ़िएगा जरूर, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम बात करें तो उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ सीज में जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको हम EEZ कहते हैं, ठीक है। इसमें जो कन्वेंशन था वो कौन सा था वो आपको देखना है, ठीक है। प्लस इसका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा पढ़ के जाना है, ठीक। फिर इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज बताई गई हैं ऑफ द कोस्टल स्टेट्स, तो वो थोड़ा सा आपको पढ़ना है, क्या है इसमें जो है ना, इसमें राइट्स एंड ड्यूटीज का एक इसमें जिक्र करा गया है ऑफ द कोस्टल स्टेट्स, इसमें थोड़ा सा आपको वो देख के चलना है, ठीक है। फिर एक और चीज एक इसमें याद रखिएगा, एक आप डिस्टिंक्शन पढ़िएगा, एक डिस्टिंक्शन एक आपको पढ़ना है बिटवीन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ
एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। ठीक है, तो ये दोनों है, ये दोनों आपको देख के चलना है। ठीक, देन फिर एक कंसेप्ट आता है हाई सीज का। ठीक है, वो देख लीजिएगा थोड़ा सा। बाकी एज सच जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो इतने ही हैं जो आपको मेजरली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको जो हैं आपको कवर करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक और कॉन्सेप्ट है स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी का। उसमें आपको 2 या 3 थ्योरीज है वो देखनी है। एक तो उसमें डैमेज थ्योरी है और एक उसमें फॉल्ट थ्योरी या रिस्क थ्योरी है, एक आपको वो देखनी है। ठीक है, तो ये 2 थ्योरीज जो हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपको ये देखना है। बाकी एज सच पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट था मैं आप लोग के साथ मैं वो डिस्कस कर चुका हूँ, मैं आप लोग को बता चुका हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा जब भी जो भी एग्जाम आप जो देने जाए जब भी, ठीक है, तो इतनी सब चीजें कवर करते हुए जरूर जाइएगा, इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, एंड फिर अगर आप लोग को अपनी प्रिपरेशन को और बूस्टअप करना है तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, 40 मॉक्स है उसमें टोटल, 1299 की है। ठीक है, लास्ट ईयर के पेपर्स आपको उसमें मिल जाएंगे, पूरी एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज है, उसके डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, सब मिलेगा। तो अगर आपको एनरोल करना हो तो आप जल्दी से आप एनरोल कर सकते हैं, एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको जो भी अपडेट्स हम आपको उसी के थ्रू मिलेंगे। एंड हम अपने टेलीग्राम चैनल पे रेगुलरली हम पोस्ट करते रहते हैं रिगार्डिंग एग्जाम्स, तो वो भी आपको वहीं पे आपको जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करने के बाद आपको वहां पे भी काफी कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।